क्या करें यार, फिर से बंद हो गया था। ये लास्ट पार्ट तो है, 7 पार्ट हो गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले से कंफ्यूज नहीं होना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन जो है वो, उनको जाना जाता है किस चीज़ का प्रोवाइडिंग करने के लिए, रिलीफ और कॉमन मैन। किस लिए? बाय रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन इसेंशियल कॉमोडिटीज़ इन 1882। बिल्कुल। ऑन विच इसेंशियल कॉमोडिटी? तो बताया था रिपन का बदला लिप्टन लेगा, लिप्टन का बदला रिपन लेगा। लॉर्ड रिपन जो था वो सेल टैक्स को रिड्यूस कर दिया। पहले 2 2.5 रुपये लगता था, अब 2 रुपया पर मंथ लगने लगा, क्योंकि ये इसेंशियल आइटम था गरीबों के लिए। बताया था ना लिप्टन का बदला। अच्छा, लिप्टन का बदला रिपन 3 जगह लिया। लिप्टन का बदला रिपन 3 जगह लिया, ठीक है। उसमें से एक जगह ये भी है। तो लिप्टन का उल्टा काम रिपन किया। अब बताए थे स्थानीय स्वशासन नियम लाया था, तो वो उसमें यह हंटर कमीशन था। किस स्तर पर शिक्षा की बात कहा था? म्यूनसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। प्राइमरी एजुकेशन का बात मेनली हो रहा था कि म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, जो रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया था उसमें बोला था कि एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर होना चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन। What was the key compromise in the modified Ilbert Bill that allowed European subject to the tried by the Indian judges? तो यूरोपियन मतलब किस बात पे कंप्रोमाइज़ हो गया इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर आगे चल के? तो बोला कि चलो इसमें 15% जो ज्यूरी है वो यूरोपियन को रख देते हैं मेजोरिटी। जो केस सुनेगा ना उसमें पूरा इंडियन नहीं रहेगा, 50% ज्यूरी कौन रहेगा? यूरोपियन रहेगा। तभी इल्बर्ट बिल विवाद का जो मामला है वो सॉल्व हो गया। लॉर्ड रिपन कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, ये पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन का ये भी क्या किया, जारी रखा। वो क्या किया, पूरे रेवेन्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सा कैटेगरी नहीं बनाया था? एक तो इम्पेरियल बनाया था, इम्पेरियल हेड्स जो सेंट्रल हेड होगा, फिर एक प्रांतीय हेड होगा, प्रोविंशियल हेड होगा, और एक डिविडेंड्स हेड्स। डिविडेंड्स हेड्स क्या करेगा, जो रेवेन्यू है वो शेयर करेगा सेंटर और प्रोविंस के बीच में। कॉमर्शियल हेड नाम का कोई चीज नहीं था। तो 3 वर्गीकरण कौन किया? रिपन किया 3 वर्गीकरण। लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड द स्टेट द मैसूर इट्स ओरिजिनल हिंदू रूलिंग फैमिली इन 1881, एंडिंग 50 ईयर्स ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। वहाँ पे जो राजा थे महाराजा चम्मा राजेंद्र वाडियार, ठीक है, उस समय रिस्टोर रिवन क्या मैसूर राज को। अब देखो यूजीसी में पूछा था, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंप जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसके लिए कौन अंजाम दिया? बताओ। 53 दिया इसके लिए अंजाम। अब है डफरिन। क्या है? डफरिन। डफरिन के समय क्या क्या हुआ तो ये देखते हैं। आपको तो पता ही, डफरिन के समय सबसे इम्पोर्टेंट 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। फिर से तीसरा एंग्लो, एक सेकेंड, फिर से तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ 1885 में। फिर क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन, एचिसन आयोग का गठन किया 1886 में। फिर पंजाब और अवध के लिए एक विशेष कानून बनाया, पंजाब टेनेसी एक्ट और अवध टेनेसी एक्ट 1887 1886। याद ही रहेगा, कांग्रेस के आसपास ये बना था। फिर पांच-डे इंसिडेंट एक हुआ था जो कि रसिया और अफगानिस्तान के बीच में इसी के समय का है, डफरिन के समय का। पंच-डे इंसिडेंट क्या है? पंच-डे इंसिडेंट रसिया और अफगानिस्तान के बीच डफरिन के समय हुआ।
लॉर्ड डफरिन के समय कौन सी संस्था स्थापना हुई? कांग्रेस। फिर से यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो लॉर्ड डफरिन है उसके समय बर्मा को पूरी तरीके से भारत में मिला दिया गया। तब बताए थे एक ट्रिक। 26 साल के यांडू धर्मा को अहम है दल दफ होने का, मतलब एडम हर्स के समय पहला हुआ, डलहौजी के समय दूसरा, डफरिन के समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कौन सा अधिनियम पारित किया? तो बताए थे बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में हुआ था, पंजाब टेनेसी एक्ट 1886 में, अवध टेनेसी एक्ट 1887 में। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लोक सेवाओं की समीक्षा और सुधार के लिए 1886 में कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो डफरिन के समय ही एचिसन आयोग का गठन किया गया लोक सेवाओं में सुधार के लिए। याद रहेगा एचिसन आयोग। कैसे याद होगा? डफर क्या सीखा? एआई। डफर क्या बन गया? एआई टेक्नीशियन। डफर क्या बन गया? एआई टेक्नीशियन। अब यहाँ पे देखो पंजदहा इंसिडेंट बताए थे 1885 में हुआ था। ये इसमें इन्वॉल्व था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड अफगानिस्तान, जो कि रिस्पॉन्सिबल था डिप्लोमेटिकली बाय लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल पंजदहा इंसिडेंट इसी के समय हुआ था। बचाना हमको और सब दूर है हमसे, नहीं बताना। फिर से पंजदहा इंसिडेंट है वो 1885 में हुआ था। पंजदाह नलिकिस्तान जो वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में अमू दरिया नदी के दक्षिण में स्थित है। यह घटना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान घटी। संघर्ष क्या था? तो रूसी सेना ने द ग्रेट गेम के दौरान अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से अफगानिस्तान के जो पंजदेह क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया। लॉर्ड डफरिन ने सफलतापूर्वक एक बड़े युद्ध को टाल दिया और एंग्लो रूसी सीमा के माध्यम से बातचीत के माध्यम से पंजदाह के आसपास रखा, लेकिन आक्रमण के दौरान कब्जा किए गए क्षेत्रों को छोड़ दिया। फिर है हु एनेक्स्ड अपर बर्मा टू द ब्रिटिश डोमेन। अपर बर्मा को कौन मिलाया? तो डफर। अपर बर्मा को डफर, अपर से डफर, अपर से डफर, अपर से डफर याद करो। विच ट्रीटी कंक्लूड बिटवीन याकूब एंड लिट्टन? बताया थे ना शेरशाह का बेटा था याकूब खान, इसी के समय 1879 में हुआ था ट्रीटी ऑफ गंडमक। पेन अच्छा नहीं है। ट्रीटी ऑफ गंडमक कब हुआ? कितनी बार याद करा रहे? 1878 में युद्ध हुआ था, 1879 में होगा ना भाई, BBI डेट है, एक साल बाद। अब लॉर्ड लेंसडाउन, इसके समय क्या क्या हुआ? लेंसडाउन का पहले टाइम पीरियड कैसे याद रखोगे? तो लेंस से लाइन खींचा गया था भारत और इंडिया और चाइना के बीच में, मैकमोहन लाइन नहीं, कोई लाइन बनाया था नहीं, डूरंड लाइन, लेंस से खींचा गया 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, 1893 में, तो याद रहेगा। फिर इसी के समय विवाह सम्मति आयु आया था, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891, जिसका तिलक ने विरोध किया, और इसमें जो है विवाह पर रोक लगाने के लिए लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ा के 12 साल कर दिया गया, 10 से 12 कर दिया गया था। एक तो ये, दूसरा इसके समय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसके तहत पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दूसरा कारखाना एक्ट लेंसडाउन के समय आया, पहला के 10 साल बाद 1881 के 10 साल बाद 1891 में आया, जिसमें क्या किया गया? महिलाओं पे ध्यान दिया गया। पहला तो पुरुषों बच्चों पे, फिर महिलाओं पे, और सभी श्रमिकों के लिए सप्ताह में एक दिन छुट्टी का भी प्रावधान किया गया। फिर डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया 1893 में अफगानिस्तान और
भारत के बीच में। फिर से इसके बाद क्या किया गया, सिविल सेवा का वर्गीकरण किया गया। इसके माध्यम से इस आयोग एचिसन आयोग के सिफारिशों के पर वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर, अब यहाँ पे जो वैधानिक सिविल सेवा है उसको समाप्त कर सेवाओं को इम्पेरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में क्या किया गया, विभाजित किया गया। याद है वैधानिक सिविल सेवा जो सेक्रेटरी सिविल कमीशन था लिट्टन के समय, इसको समाप्त कर इम्पेरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सिविल सेवा स्थापना किया गया। याद रहेगा एचिसन आयोग। अब यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच दुरंत लड़ाई है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं किस वायसराय के समय आया, तो बताए थे लेंस रेखा बनाया 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। फिर एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, विवाह सम्मति आयु, लेंस बताया ना, विवाह सम्मति थी लेंस का कारण हुआ, ठीक है ना। लड़कियों के विवाह आयु योग को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसमें 10 से लेके क्या किया गया, 12 साल तक कर दिया गया 10 की जगह। फिर से भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये भी लेंस डाउन के समय आया। इसी में सबसे पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कहा गया, ठीक है ना। लेंस का चुनाव, कौन सा लेंस आपको लेना है, कौन सा लेंस का चुनाव करना है, उसका चुनाव का अधिकार दिया गया। आपको बहस का अधिकार भी दिया गया, लेंस कौन सा चाहिए। तो 1892 में याद रहेगा ये सब। फिर से निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में नागरिक सेवाओं को समाप्त कर इम्पेरियल, प्रांतीय, अधीनस्थ सेवा श्रेणी में विभाजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या था कि जो लॉर्ड लिट्टन है ये वैधानिक स्टेटरी सर्विस सिविल सर्विसेज कमीशन का शुरुआत किया, ठीक है ना। लेकिन इसको समाप्त करके 1879 में किया था। लेकिन इसको समाप्त करके एचिसन आयोग का जब रिपोर्ट आया, क्या आया, डफरिन के समय एचिसन आयोग का रिपोर्ट आया, तो इस रिपोर्ट में कहा गया इसको समाप्त करके अब क्या किया गया, इम्पेरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का शुरुआत किया गया रिपन के समय, सॉरी डफरिन के समय। अब बताओ इस डफर को समझ में आएगा, इतना बात डफर को समझ में आएगा, ये तीनों प्रकार की सेवा को। अब है उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन लैंसडाउन का नामकरण किस वायसराय पे किया गया था, लैंसडाउन। अच्छा, मणिपुर का आंग्ल मणिपुर युद्ध कब हुआ, तो आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ कब, 1891 में। अच्छा, किसके समय हुआ, तो मनी से याद रखो लेंस खरीदा जाता है, मनी से ही ना खरीदते हैं लेंस हम लोग, चश्मा वाला। तो लेंस डाउन का सबसे इम्पोर्टेंट डेट तो हम लोग को याद ही है 1892, और कारखाना अधिनियम इसके समय आता है 1891 में। तो ऐसे याद रखें। इसके बाद है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई। 92 में लेंस का चुनाव करना, लेंस पे बहस करना। लेंस डाउन के कार्यकाल में पारित हुआ था विधेयक भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके कारण कौन सा अधिकार को पहली बार दिया गया था, तो बताए थे ना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न नहीं, नो, बहस करने का अधिकार। बजट 92। लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत के वायसराय बनने से ठीक पहले किस देश के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था, तो कनाडा में था। नाडा बाना लेंस पेना। अब है एलिगेंट जूते के ऊपर सवाल। ये जो तलवार वाला लाइन है ना, दूसरा एलिगेंट बोलता है। पहला में याद है बहाबी समाप्त हुआ था 1897 में, आपको बताए थे। एक बहुत फेमस घटना हुआ था 1897 में ही, 1898 में नहीं, 1897 में ही। ये फ्लैग कमिश्नर जो था
रेड उसकी हत्या हुई थी वो कौन किया था? तो वो किया था प्लेग कमिश्नर की हत्या गन से किया गया था। पुलिस कमिश्नर की हत्या चापेकर बंदूक या गन से। तो एलिगन द्वितीय के समय 1897 में हुआ। एलिगन द्वितीय के समय 1895 में रूस और भारत के मध्य किस क्षेत्र की सीमाओं को लेकर समझौता हुआ? अब इस दोनों के बीच गन को लेकर समझौता हुआ पामीर के क्षेत्र को लेकर। ऐसे याद रखोगे। तो आंग्ल रूस समझौता एलिगन द्वितीय के समय ही हुआ था। फिर से 1896 में भारत के किस शहर में ब्यूबेनिक प्लेग, अब ये देखो ब्यूबेनिक प्लेग पहली बार फैला था? तो बॉस से बॉम्बे, बॉस से ब्यूबेनिक, अब क्या कोलकाता नहीं है, ब्यूबेनिक प्लेग, ठीक है ना। तो ये ब्यूबेनिक प्लेग को क्या किया, गन से मार के हम लोग बॉम्बे से भगाए। ब्यूबेनिक प्लेग को गन से मार के बॉम्बे से भगाए। सत्य या असत, लोयल एक की सिफारिश की थी कि अकाल के दौरान राहत कार्य पूरी तरीके से मुफ्त होना चाहिए और कोई काम नहीं लिया जाना चाहिए। लॉयल एलेक्ट के पीछे अकाल कोड, फेमाइन कोड की समीक्षा की थी, लेकिन सहायता के लिए श्रम की शर्त को बनाए रखा। ऐसा कभी कर सकता है कोई काम नहीं अकाल के समय। लॉर्ड एलिगन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसमें ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहार विद्रोह, तिरहा अपराइजिंग। कैसे याद रखोगे? तो तिरहा अपराइजिंग याद रखोगे कि गन से तिहार विद्रोह हुआ। अलीगढ़ द्वितीय के समय सबसे इम्पोर्टेंट डेट कौन सा है भाई? याद है अलीगढ़ द्वितीय के समय का सबसे इम्पोर्टेंट डेट? 1897 याद रखना। तो ये रिवॉल्ट भी इसी के आसपास हुआ होगा, तिरहा विद्रोह, क्योंकि 1897 में जो प्लेग कमिश्नर रेड है उसका हत्या हो गया था। अभी तिरहा विद्रोह के बारे में देख लो। तिरहा विद्रोह देखो इस रेंज में हो रहा है समय 1897 से 1898 में। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, आदिवासी और सैन्य विद्रोह कहा जाता है। समय ये है, तिरहा घाटी के बीच हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था? अफगान मुल्लाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार, जिहाद का नारा दिया मुल्ला, और ब्रिटिश सेना द्वारा स्थानीय आदिवासी क्षेत्रों में बार बार घुसपैठ की जा रही थी। मतलब दोनों कारण था। इसी कारण 12 सितंबर 1897 को प्रसिद्ध सारागढ़ी की लड़ाई हुई। इसमें 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगान हमलावरों को डटकर मुकाबला किया। ठीक है, तो ऐसा याद कर सकते हैं। ये केसरी फिल्म से याद कर सकते हैं, शायद इसी के ऊपर है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह के नेता विद्रोह के दौरान मारे नहीं गए बल्कि अन्य देश भेजे गए? बताओ, सीबीटी में पूछा है। तो ये देखो तिरोत सिंह को, इनको विदेश भेज दिया गया, ना कि भारत में रखा गया या फिर मारा गया। तिरोत सिंह को कहाँ भेजा गया था ये भी एक बार गूगल पर सर्च करना। अच्छा, ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बताओ, आदिवासी विद्रोह पहली बार किस वर्ष हुआ? सोच सकते हो। 1784 में हुआ। ये कौन वाला है? तो SCRT में जो डेट दिया है तिलका मांझी वाला। कौन वाला है? तिलका मांझी वाला। देखो, भागलपुर क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह या फिर बोल सकते हैं मांझी का विद्रोह हुआ था, तमार विद्रोह, मार इसको, तिलका मांझी के समय हुआ था। ठीक है, भागलपुर और संथाल परगना के क्षेत्र में। अब है करजन। तो देख ले रहे करजन के समय क्या क्या हुआ। एक तो करजन के समय भयानक अकाल पड़ा, तो उसका अध्यक्ष था मैकडोनल्ड। तो बताए थे कर्ज लेके मैकडोनल्ड में गए, जैसे लिट्टी में अटैची में था तो नमक कम था। तिब्बत मिशन गया 1904 में।
इसी के समय रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कर्जन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक सैन्य अभियान भेजा और ल्हासा की संधि संपन्न की। कैसे याद कराए थे कि कर्ज लेके तिब्बत भेजा यंग हस्बैंड को, कर्ज लेके तिब्बत भेजा यंग हस्बैंड को। फिर किचनर का विवाद हो जाता है कर्जन से सैन्य सुधारों को लेकर, तो इस्तीफा दे देता है। तो बताए थे कर्जन को किचन में पंगा हो गया किचनर से, तो इस्तीफा दे दिया। कर्जन को किचन में पंगा हो गया किचनर से, तो इस्तीफा दे दिया। फिर से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का स्थापना किया 1904 में। बताए थे रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। तो बताए थे कि 4 से आचार डाले विश्वविद्यालय का, 4 से आचार डालेगा लोग विश्वविद्यालय का भारत में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाना तो ब्रिटिशर्स को ही है। फिर पुलिस सुधार करने के लिए उसने आपराधिक जांच विभाग यानी कि CID का स्थापना किया, पुलिस आयोग का स्थापना किया फ्रेजर के नेतृत्व में। फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया था 1904 में, ठीक है। तो हम कैसे याद कराते हैं कि 4 से आचार डालेगा प्राचीन स्मारक का, 4 से आचार डालेगा प्राचीन स्मारक का। फिर क्या है इसमें, अब ये देखो, ये कर्जन के समय ना मुद्रा वाला भी अधिनियम आया। क्या है? मुद्रा वाला अधिनियम, मुद्रा और आर्थिक सुधार, मुद्रा और आर्थिक सुधार अधिनियम आया 1899 में। इसने क्या किया, ब्रिटिश पाउंड को भारत में वैध घोषित किया और 1 पाउंड की कीमत 15 रुपया तय कर दिया। इसके अलावा ये नमक कर के दर को भी घटाया था। तो ऐसे याद रखो, 99 रुपये का खुदरा लिया कर्ज, 99 रुपये का कर्ज लिया ना किसी से, तो उसमें खुदरा लिया 99 रुपये का, ऐसे याद कराए थे। कृषि और सिंचाई सुधार भी किया कर्जन, ठीक है ना। एक सिंचाई आयोग की स्थापना किया, ठीक है ना, जिसका प्रमुख बनाया मॉन्टफ्रीड को। तो ऐसे याद कराए थे, कर्ज लेके सिंचाई किया, कर्ज लेके सिंचाई किया। अब देखो यहाँ पे, तो बताए थे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, 1904 में। तो क्या बताए थे, 4 से आचार डालेगा विश्वविद्यालय का। अब यहाँ पे देखो, कर्जन के समय सिंचाई आयोग का प्रमुख कौन था, तो बताए थे कर्जन के समय सिंचाई आयोग का प्रमुख कौन था, मानफ्रिक था। ऐसे कर्जन के समय प्रमुख आदमी कौन था, तो सिंचाई आयोग का प्रमुख पूछे तो मानफ्रिक था, विश्वविद्यालय आयोग का प्रमुख पूछे तो रेले था, पुलिस आयोग का प्रमुख पूछे तो फ्रेजर था। कर्जन का पंगा किस यार कर्जन का पंगा किससे हुआ था, तो किचनर से हुआ था, याद हुआ। तो वही पूछ रहा है। अच्छा, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम भी लाया था, याद है ना 1899 में। तो 99 रुपये में मुद्रा, 99 रुपया मुद्रा नगर निगम से लिया, याद है 100 रुपये दिए थे नगर निगम में, तो 99 रुपया रख लिया, 1 रुपया लौट आया, तो 99 रुपया मुद्रा नगर निगम से लिया, ये याद कर सकते हो। फिर से ये याद करो कि 1902 में इसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, रेले की अध्यक्षता में। कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अकाल आयोग का गठन किया गया, तो कैंपबेल आयोग का गठन किया गया कर्जन के समय, कैंपबेल, ठीक है ना, सॉरी मैकडॉनल्ड आयोग का, क्योंकि मैकडॉनल्ड गया क्या चीज, कर्ज लेके गया। और कर्जन के समय प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में गठन हुआ। बताए थे प्राचीन जगह का आचार डालें, तो ESI का स्थापना हुआ था। बंगाल विभाजन के पीछे प्रबंध का वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। अब यहाँ पे देखिए, कर्जन का किससे पंगा हो गया था, पूछ रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण इस्तीफा दिया। तो कर्जन का पंगा किचन में किचनर से हो गया था, कर्जा के कारण, किचन में कर्जा के कारण कीचड़ से झगड़ा। फिर से लॉर्ड कर्जन जो है नगर निगम अधिनियम 1899 में पारित किया। इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख परिणाम क्या हुआ, तो ये नगर निगम में क्या किया, निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दिया, जबकि 2/3 कौन बोला था, कम से कम रिपन बोला था, और ये क्या किया, घटा दिया। कर्जन के समय 1904 में ब्रिटिश तिब्बत में ब्रिटिश प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन भेजा था, बताए थे यंग हस्बैंड मिशन,
तो 4 से बताया तो 1904 में जाता, तो 4 में अचार डालेगा तिब्बत को भेज के, तिब्बत में यंग हस्बैंड को भेज के, ऐसे याद कराए थे। करजन के समय पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फ्रेजर था। मैनफ्रिक कौन था? तो सिंचाई आयोग का अध्यक्ष था। करजन जो है यंग हस्बैंड मिलिट्री भेजा था तिब्बत में रशिया को काउंटर करने के लिए, बिल्कुल। इसके कारण क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ लासा हुआ वहाँ पे। करजन जो है इसलिए वहाँ पे विभाजित किया, कर्जन जो किस लिए रिज़ाइन दिया, तो उसका किचन में कर्ज को लेके झगड़ा हो गया किचनर से। अब जो यहाँ पे बोल रहा है सही या गलत बताओ। लॉर्ड कर्जन 1901 में भारतीय राजकुमार और रईस के को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इम्पेरियल कैडेट क्रॉप्स का स्थापना किया। बिल्कुल, इम्पेरियल कैडेट क्रॉप्स का स्थापना किया। गेट सेटा वैसे लॉर्ड लिटन क्या किया था? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का स्थापना किया था 1879 में, जिसमें अमीर लोगों को डायरेक्ट क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लेकिन इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स का स्थापना कौन किया? कर्जन। कैसे याद रखेंगे? भारतीय विजात वर्ग को ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठानों से जोड़ना। सेम कुछ काम लॉर्ड लिटन के जैसा था। कैसे याद करोगे? तो कर्ज लेके ट्रेनिंग सिखा रहा था, कर्ज लेके ट्रेनिंग सिखा रहा है। ये पूछा था कि किस वर्ष राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो 1911 में। फिर से 1915 में मदन मोहन मालवीय को हिंदू महासभा की स्थापना की थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, याद है ना। फिर है द डिफेंस इंडिया एक्ट, किसके समय आया? डिफेंस इंडिया एक्ट 1915 हार्डिंग द्वितीय के समय आया, जिसके कारण जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसको रोकना हार्डिंग के समय आया। डिफेंस याद है रासबिहारी बोस, ये सब बहुत गदर मचा रहा था उस समय। फिर चैम्सफोर्ड के ऊपर सवाल, तो चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर एसपी सिन्हा को किस पद पर नियुक्त किया गया था? जो किसी प्रांत के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे, तो उनको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। जो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर बनने वाले, कृतिका के बाबूजी। फिर से 1921-22 में पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड रीडिंग के दौरान, याद है ना, चौरी चौरा कांड हुआ था 1921 में, चोरी चोरी रीडिंग किया। तो उसी दौरान 21 से 22 के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती का स्थापना किया था, विश्व भारती विद्यालय का स्थापना किया था। 1913 मत समझना डेट, 1913 में तो गीतांजलि लिखा था, इसके कारण उनको कुछ मिला था। अच्छा, प्रिंस ऑफ वेल्स ने किस वर्ष लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में, याद है। ये आपको बताए थे। एक तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था, एडवर्ड सप्तम, ठीक है, लॉर्ड इसके समय नॉर्थबुक के समय। एक जो राजा है तो प्रिंस तो रीडिंग करता ही है, बुक रीडिंग करता है, ऐसे याद कराए थे। रॉलेट एक्ट को निरस्त कब किया गया? तो 1922 में। कब निरस्त किया गया? 1922 में रॉलेट एक्ट को रद्द किया। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में नहीं, 1924 में नहीं, 1922 में ही निरस्त कर दिया, ठीक है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो रीडिंग, यहूदी लोग बहुत रीडिंग करता है ना, पढ़ने में तेज होता है, जिसका लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में गठित इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आईसीआर का स्थापना कब हुआ? तो इरविन के समय हुआ, इरविन के समय ही 1928 में आईसीआर का स्थापना हुआ। आई से इरविन, आई से आईसीआर। बताओ रॉलेट एक्ट को कब निरस्त किया गया? तो 1922 में। 2-2 अब मुझे आज़ादी दो। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928। रॉलेट एक्ट कब समाप्त हुआ? लोग कब आज़ादी मांगा? तो 1922 में। 2-2 मुझे आज़ादी दो। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931।
फिर बताओ, भारत शासक अधिनियम 1935 किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो लैंड 1935 का अधिनियम का बात करता है। तो लिंगो ये वेलिंगटन के समय लैंड काम 35, लैंड काम 35, 35 से लैंड काम 35। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? 1936 में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में लॉर्ड लिटिगो का कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। बताया था भारत में लीन हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में एकदम लीन हो गया। इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल कितना है? एक सेकंड देखो इसका जो कार्यकाल है 8 साल है लगभग। 8 मतलब कर्क रेखा, क्या है? कर्क रेखा जितना लंबा कार्यकाल है लॉर्ड लिटिगो का। 1936 से 43, 1936 से 43, 36 35 में तो वो था वेलिंगटन, लैंड काम 35 लैंड, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लीन हो गया था दिल्ली को। तो ऐसे याद करो। फिर उसके बाद है वेबल योजना। क्या है? वेबल योजना। वेबल योजना शिमला सम्मेलन को ही कहते हैं क्या? वेबल योजना, वेबल घोषणा। इसमें वेबल ने घोषणा किया था कब? 1945 में, 25 जून 1945। शिमला है ना, तो जून में कितना गर्मी होता है, उसी समय में घोषणा करेगा गर्मी में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए। और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसे वेबल प्लान बोला जाता है। तो ये डेट कब है? 25 जून 1945। ठीक है, एकदम गर्मी का समय था। वेबल प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेबल प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व देना और अंतरिम सरकार बनाना। इस योजना के तहत जो कार्यकारिणी परिषद है वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये वेल प्लेड खेलना चाह रहा था, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके और भारतीय को खुश करके। ठीक है ना? कब हुआ था? 25 जून 1945। फिर कैबिनेट मिशन। तो भारत भेजने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। ये भारत को आज़ादी देना चाहता था, जो 1946 में आया। लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या, जो भारत का आखिरी है, किस आतंकवादी समूह द्वारा कर दिया गया? तो प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिक आर्मी के द्वारा कर दिया गया। ये भारत का क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय और भारत का स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय है। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय राजगोपालाचारी बनेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। नहीं, और इसके बाद कौन बना था? तो राजगोपालाचारी, CR गोपालाचारी। अब यहाँ पे देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने यह तारीख क्यों चुना? क्योंकि इस समय क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान है, जर्मनी नहीं, जापान, पान को पान खाने वाला दिन, आत्मसमर्पण किया, उसका दूसरी वर्षगांठ थी। भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर घोषित कब की गई? तो 3 जून, याद है, 1947। हमेशा हम लोग कन्फ्यूजन होता है लॉर्ड माउंटबेटन में और राजगोपालाचारी में। देखो, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल भारत में किया है 1947 से 48। अब फिर इनका कार्यकाल है 1948 से 50, जब तक भारत क्या हो जाए, रिपब्लिक ना हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो ये 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे, और अंतिम भी यही थे। उन्होंने 21 जून 1948 को रहा और 26 जून 1950 को इस्तीफा दे दिया। तो CR राजगोपालाचारी का समय याद करो, तो कब से कब तक था? तो 2 साल रहे, 48 से 50 तक रहे। ये भी पूछ सकता है। सारा गवर्नर वायसराय का नाम याद कर ही लिए हो, अब कुछ का कार्यकाल याद कर लो। देखो, लगभग सबका कार्यकाल क्या है? 6 साल, 5 साल, 6, 5, 6। केवल वेबल का 4 साल है, माउंटबेटन का 2 साल है। ठीक है ना? वेबल का 4 साल है, माउंटबेटन का 2 साल है।
तो किसके समय कौन सी घटना हुई याद कर लेना, ठीक है ना। 6 5 6 5 6 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम ध्यान दिलवाते रहे। जैसे लॉर्ड एलिगन द्वितीय का है, तो एलिगन द्वितीय के समय सबसे प्रमुख डेट क्या याद है तुमको? 1897 में चापेकर बंधु की हत्या होती है। तो ये 6 साल का इसका कार्यकाल है, याद रखना। 1899 तक रहता है, क्योंकि 1899 में फिर कर्जन क्या लाता है, याद है। 1899 से 1905 तक रहता है कर्जन। 1899 में कर्जन लाता है मुद्रा अधिनियम, कॉरपोरेशन एक्ट, नगर निगम। 1905 तक रहता है। अब कर्जन के बाद कौन आएगा? मिंटो। मिंटो भी 5 साल तक रहेगा। 5 से लेके कब तक? 10 तक। 5 से लेके 10 तक। फिर हार्डिंग रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार लगता है जिसके समय, तो 1910 से 16 तक रहेगा। फिर चैम्सफोर्ड है जो चोरी चोरी रीडिंग करता था, ये भी 6 साल मान लो, तो 16 से 21 तक रहेगा। और चैम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? चैम्सफोर्ड के समय मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड आया था, फिर चोरी चोरी रीडिंग करता है तो 21 से लेके इसका भी मान लो 6 साल, तो 26 तक। फिर इरविन जो है 26 से लेके, इरविन सब जो आता है 31 तक, तो वो मान लो। लैंड वेलिंगटन के समय सबसे प्रमुख काम क्या याद रखो? तो 1935 का अधिनियम आया था, लैंड कैंप 35 याद कराए थे। तो इसका 5 साल मान लो, 31 से 36 भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना होने तक। लॉन लिलिथको का क्या मान लो? 36 से 43 तक, 8 साल तक, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला। वेवल क्या है? 4 साल तक, 43 से 47। माउंटबेटन क्या है? 2 साल तक। तो इनको सजाने के लिए बोल सकता है। खैर इनका कार्यकाल तो बिल्कुल याद रखना है तुमको, कि इरविन के बाद विलिंगडन आया 1935, काम 35 लैंड लीन हो गया भारत छोड़ो आंदोलन में। वेवल योजना 25 जून 1945। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, उसको याद कर लो, ठीक है। चाहे तुमको पीछे वाला आवाज़ नहीं सुनाई दिया होगा तो उसको फिर से सुन। चलो इसको हम कार्यकाल याद कराते रहे। देखो अधिकांश का कार्यकाल है ना 6 साल 5 साल 6 साल 6 साल 5 साल 6 साल, ऐसा ही है, केवल वेवल का छोड़ के, ठीक है। तुमको इसके समय एलिंगन का कार्यकाल कैसे याद रखना है? तो इसके समय सबसे प्रमुख घटना क्या हुआ था? तो 1897 में चापेकर बंधु का हत्या कर दिया, प्लेग का हत्या कर दिया रेंट्स का, ठीक है ना। तो ये समझो 6 साल तक चला था। 1894 से 1899 तक याद रखना, क्योंकि 1899 में फिर क्या हो जाता है? कर्जन आता है, मुद्रा अधिनियम लाता है, 1905 तक बंगाल विभाजन करता है। फिर मिंटो आ जाता है, 1905 से 10 तक रहता है, याद है ना। मिंटो एक्ट 1909 में आया। फिर हार्डिंग आता है, इसके समय दिल्ली दरबार होता है, 6 साल तक रहता है, 10 से 16। फिर चैम्सफोर्ड आता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड आता है, तो 16 से 21, 5 साल तक लगभग। फिर चोरी चोरी रीडिंग करता है 21 से 26 तक। फिर इरविन आता है 26 से लेके और 5 मार्च 1931 तक रहता है, इरविन समझौता तक। फिर विलिंगटन क्या होता है? लैंड 1935 का अधिनियम, तो विलिंगटन है 31 से लेता है और 36 तक रहता है। फिर उसके बाद लिलिथगो रहता है, भारत में लीन हो जाता है 8 साल तक, कर्क रेखा पार हुआ। फिर बेबल है 4 साल तक रहता है, 43 से 47, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन है यहाँ पर देख ले, याद है 12 के ऊपर क्वेश्चन है। बीएचयू में गांधी जी भाषण दिए थे, तो बोले थे कि हम लोग को आज़ादी किसके माध्यम से मिलेगी? तो बोले हम लोग को आज़ादी केवल किसान के माध्यम से मिलेगी। कैसे याद रखें? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित थे उस समय, इन सब की बात नहीं कहते, ठीक है। तो देखो इस सब में बोले थे, ना ही डॉक्टर ना ही जमींदार, ठीक है, ना ही वकील, हमें तो केवल किसानों के माध्यम से आज़ादी मिलेगी। और जब ये भाषण दे रहे थे ना गांधी जी, तो इनको दक्षिण अफ्रीका के कार्य के आधार पर इनको बुलाया गया था। अब उसके बाद जो इनको उस समय इनका कद जो था ना इतना कम था कि एनी बेसेंट जैसी नेता इनके सामने बड़ी थी, ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा, भारत में अपमान और याचना दिवस कब मनाया गया? तो जब रॉलेट एक्ट आया ना 6 अप्रैल 1919 को, उसी के समय बनाया गया था। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे शैतान की करतूत बोला गया रॉलेट एक्ट को। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना दिवस मनाया गया। फिर यहाँ पे
गरम पंथ के प्रमुख नेताओं के बारे में विचार कीजिए कि लाल बाल पाल जो थे गरम पंथी नेता थे, इसके बारे में विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के इन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, स्वदेशी आंदोलन ने इन लोग को जन्म दिया। फिर बोल रहा तीनों का यह जोर उनके संघर्ष के क्षेत्रीय चरित्र की सूचना देता है, क्षेत्रीय चरित्र की सूचना देता है। भाई स्वदेशी आंदोलन क्षेत्रीय था, ये सब क्षेत्रीय चरित्र पे था, नहीं राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर लोग नाम कमाया। तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, नहीं बहुत दूर नहीं थे, नज़दीक थे। पंजाब कोई बहुत दूर थोड़ी है, महाराष्ट्र बहुत दूर थोड़ी है, बंगाल बहुत दूर थोड़ी है। आइए एनसीईआरटी में देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। देखो लाल बाल पाल ये तीनों जो है अखिल भारतीय चरित्र के रूप में पहचान दिए पूरे भारत को। तीनों का मूल स्थान, क्योंकि तीनों के मूल स्थान निवास स्थान एक दूसरे से बहुत दूर थे, हाँ दूर थे, बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहाँ क्योंकि देखो एक तो बंगाल के थे ये, पंजाब के थे ये, और महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक, तो दूर हुए ना, कहाँ इतना इतना दूरी है। विरोध का समर्थन किया, वही ठीक है। फिर उदारवादियों के महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? जो उदारवादियों में महात्मा गांधी के जो राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो जिन्ना भी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो केवल क्या होगा, राम मनोहर लोहिया नहीं, तो जिन्ना भी राजनीतिक परामर्शदाता थे। बताओ, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, देखो 12 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये तीनों, ये जो है उदारवादियों के गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले थे, सारी जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित थे। यही टीआरई में 12 के बुक से सवाल पूछा गया था। दोनों गुजराती मूल के थे, ठीक है, लंदन में प्रशिक्षित हुए। फिर है शैतान का करतूत किसे कहा गया है? रॉलेट सत्याग्रह को नहीं, रॉलेट एक्ट को कहा गया है। जालियांवाला हत्याकांड को बोला गया है, नहीं गलत। शैतान का करतूत रॉलेट एक्ट को कहा गया है। फिर इस घटना से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, तो रॉलेट सत्याग्रह से सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। र से रॉलेट, र से राष्ट्रीय। कथन है यहाँ पे महात्मा गांधी, गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। बिल्कुल, ये तीनों जो थे गुजराती मूल के थे और लंदन में प्रशिक्षित थे, ये तीनों प्रशिक्षित थे। जेबी कृपलानी वकील नहीं थे, बिल्कुल ये वकील नहीं थे जेबी कृपलानी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इनका गांधी जी का कद अभी कम था वहाँ पे जब ये भाषण दिए थे, ठीक है, कद कम था। चलिए ऑल द बेस्ट, जय माता दी।